हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। महक अपने कमरे में बिस्तर ठीक कर रही जब वहाँ एक फ़ोन की रिंग बजने लगी। जब उसने इधर उधर देखा तो उसने बिस्तर के किनारे लगे फ़ोन स्टैंड पर एक आईफोन रखा हुआ दिखा। महक इस फ़ोन को देख के थोड़ा चौंक गई और खुद से बोली, ये किसका फ़ोन है? सर का फ़ोन तो नहीं हो नहीं सकता। कुछ देर तक वो इसी सोच में डूबी रही और फ़ोन रिसीव करना भूल गई, लेकिन उस फ़ोन पे फिर से कॉल आई। इस बार महक ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। महक की आवाज़ सुन के दूसरी तरफ से मृत्युंजय की आवाज़ आई। वो चिढ़ते हुए बोला, इतना टाइम लगता है फ़ोन उठाने में? महक मृत्युंजय की आवाज़ सुन के हैरान हो गई। सर, आप अपना ये दूसरा फ़ोन शायद घर पे भूल गए हैं। मृत्युंजय खुन्नस में बोला, मेरा कोई दूसरा फ़ोन नहीं, ये तुम्हारा नया फ़ोन है और अगली बार मैं फ़ोन करूँ तो एक रिंग में उठा लेना। महक ने गहरी सांस ली और बोली, क्या आपने मुझे ये नया फ़ोन मुझे कॉल करके झगड़ा करने के लिए दिया है? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। मैं तुमको बताना भूल गया था तुम्हारे नए फ़ोन के बारे में। अब तुम जिससे चाहो बात कर सकते हो। वैसे भी तुम बहुत दिनों से बात बंद हो रखी होगी ना। मृत्युंजय की अटपटी सी बात सुनकर महक बोली, मेरी किससे बात बंद हो रखी है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 6 बजे हम दोनों की फ़्लाइट है मनाली की। हनीमून मनाने जा रहे हैं। हम अपना सामान पैक कर लेंगे। मृत्युंजय की ये कड़वी टोन सुन के महक हैरान होते हुए बोली, ऐसे कौन अपनी बीवी के हनीमून पे इनवाइट करता है? आप अकेले हो आइए। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ अपने खुद के साथ रहना ही अच्छा लगता है। और तुम्हें किसके साथ रहना अच्छा लगता है? मृत्युंजय के इस जवाब से महक चिढ़ गई और बोली, बता दूंगी वो भी। महक के इस जवाब पे ध्यान दिए बिना गुस्से में मृत्युंजय बोला, महक अवस्थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी बात इग्नोर करे। गाड़ी भिजवा दूंगा, चुपचाप एयरपोर्ट आ जाना। अगर नहीं आई ना तो सच सोच लेना, दिन में तो बच जाओगी लेकिन रात को तो मेरे पास ही आना होगा। ये कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया। महक हैरानी से बोली, ये क्या आदमी है? अपनी बीवी को ही धमकी देता रहता है। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। महक ने दरवाज़ा खोला तो निर्जला जी वहाँ खड़ी थी। उनको देखकर महक बोली, जी मैं कुछ काम था आपको मुझसे? निर्जला जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मृत्युंजय तुम्हें मनाली ले जाना चाहता है, चली जाओ उसके साथ। महक निर्जला जी के बात सुन के कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, पर फिर निर्जला जी को देख के मुस्कुराती है और उनसे कहती है, ठीक है माँ, मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। निर्जला महक की बात पर मुस्कुरा देती है और उसके सिर को सहलाकर कमरे से बाहर चली जाती है। महक ने हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। इन्हीं सवालों के उधेड़बुन में लगे लगे उसने अपने हनीमून की सारी पैकिंग कर ली। वहाँ महक मनाली जाने की तैयारी कर रही थी और यहाँ ऑफिस में मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा महक की फाइल पढ़ रहा था और उसके सामने करीब 29 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था। इस आदमी की बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थी। लंबा कद, बढ़िया बॉडी, लंबे बाल जो उसने नीटली बांधे हुए थे। इस आदमी की नज़र मृत्युंजय पर टिकी हुई थी। जैसे ही मृत्युंजय ने फाइल को पढ़कर टेबल पर रखा, वो बोला, सर कुछ खास पता नहीं चला है। मृत्युंजय सार्कास्टिक होते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो डेविड? मुझे कहाँ पता था कि मेरी बीवी डांस कंपटीशन में हिस्सा भी लेती थी। उसे नाचने के साथ नचाने का भी शौक है। नॉट बैड। डेविड अपने बॉस की बात पे रिप्लाई करे बिना अपनी रिपोर्ट देता गया। सर, सिंपल फैमिली है। मॉम और डैड का कैटरिंग का बिजनेस है जिसमें वह इन्वॉल्व रहती है और कॉलेज के दिनों में वह क्लासेस के बाद डांस की ट्यूशन लेती थी। घर में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करने के लिए और कोई खास दोस्त या फिर बॉयफ्रेंड? मृत्युंजय के इस सवाल के जवाब में डेविड ने एकदम कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया, नहीं सर,
कोई खास दोस्त नहीं और अफेयर भी नहीं था। डेविड का जवाब सुनकर मृत्युंजय ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा, और उस फोटो के क्या रिपोर्ट है, और उस अननोन नंबर की जहां से वो आई थी। डेविड ने जवाब दिया, सर आज शाम तक या कल सुबह तक सारी रिपोर्ट आपके पास होगी। तभी राघव केबिन में आया। डेविड को वहां खड़ा देखकर उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी आ गई और वो उसे देख के आहें भरने लगा। और फिर वो एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, सॉरी, मैं बाद में आता हूँ, और ये कहकर केबिन से बाहर चल पड़ा। मृत्युंजय ने राघव की बेवकूफ़ी देख ली और उसने उसे रोका। डेविड को देखकर भागना बंद करो, इधर आओ और बताओ क्या काम है। राघव मृत्युंजय के ऑर्डर पर डेविड की तरफ डरी हुई नज़रों से देखने के बाद वापस मुड़ा और मृत्युंजय के सामने एक फोल्डर रखते हुए बोला, इस पर आपके साइन चाहिए थे बॉस। डेविड राघव को देखकर मुस्कुराया और मृत्युंजय से बोला, बॉस आप राघव को लेकर तो मनाली नहीं जा रहे हैं ना? नहीं, क्यों? मृत्युंजय के सवाल के जवाब में डेविड बोला, मुझे लगा आप मनाली जा रहे हैं तो हम दोनों भी छुट्टी ले लेंगे। हम भी थोड़ा चिल करना चाहते हैं और बेट पे जाना है। ये कहकर डेविड राघव को देख के हंस पड़ा। राघव समझ गया था कि डेविड उसके जज्बातों का मजाक उड़ा रहा था। वो उससे बोला, डेविड तुम मुझसे बिना बात छेड़े मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगा और अगर जरूरी पड़ा तो केस भी। डेविड मृत्युंजय की आवाज़ में वो ऑर्डर था कि क्यों उसको छेड़ रहे हो। डेविड मृत्युंजय का इशारा समझ गया और मुस्कुराकर बोला, सॉरी राघव, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। तुम प्लीज़ मेरी शिकायत मत करना, ना ही मुझ पे केस करना। मृत्युंजय वह पूरी फाइल पढ़ चुका था और उन पेपर्स पे साइन भी कर चुका था। जैसे ही मृत्युंजय ने आखिरी साइन करा और राघव ने भी फाइल ले ली और बिना डेविड पे ध्यान दिए केबिन से बाहर जाने लगा। तभी मृत्युंजय बोला, मुझे साइट की सारी रिपोर्ट दे देना ताकि मैं पूरा काम प्रॉपर्टी हैंडल कर पाऊँ। मृत्युंजय की बात पे जोर से सर हिला के राघव रूम से बाहर चला गया। डेविड उसका मजाक उड़ाते हुए धीरे से बोला, स्वीट बॉय। मृत्युंजय ने डेविड को देखा और उससे पूछा, और कुछ? डेविड बोला, हाँ बॉस, एक काम था। राजीव को एक मीटिंग के लिए जाना था तो वो मुझे ये पेन ड्राइव दे गया। इसमें मिताली शाह की पूरी इन्फॉर्मेशन है। और एक और बात, जिस ज्वेलरी डिज़ाइन के लिए उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उन्होंने उसे बैन कर दिया। इतने बड़े तमाशे की इतनी छोटी सज़ा, मुझे वो जेल के अंदर चाहिए। डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, डोंट वरी बॉस, यूँ भी बहुत जल्दी हो जाएगा। शाम का वक्त, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट महक बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ी एयरपोर्ट पर मृत्युंजय का वेट कर रही थी। उसने क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी और अपने बालों को एक बन में बांध लिया था। मृत्युंजय किसी हीरो की तरह अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट पर उतरा और सीधा महक के पास आया। उसने महक को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसे एयरपोर्ट के अंदर लेके चला गया। मृत्युंजय ने जाहिर नहीं होने दिया, पर वो मन ही मन खुश था क्योंकि डेविड की रिपोर्ट के हिसाब से महक के पास में कोई अफेयर नहीं था। और फिर महक इतने अच्छे से तैयार होकर एयरपोर्ट पे भी आ गई थी। बस एक सवाल था मृत्युंजय के मन में कि उस तस्वीर में वो शख्स कौन था। फ्लाइट में टेक ऑफ की वेट कर रहा था। मृत्युंजय यही सब सोच रहा था तब उसके कान में महक की आवाज़ पड़ी, भगवान मुझे जिंदा बचा लेना। मृत्युंजय महक को तिरछी नज़र से देखते हुए बोला, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? क्या तुम आज से पहले कभी फ्लाइट में नहीं बैठी? महक उस बात का जवाब दिए बिना अपने पर्स में से वो नया आईफोन
निकालती है जो सुबह मृत्युंजय ने उसे दे दिया था और बोलती है, सर आप ये फ़ोन प्लीज़ वापस ले लो, मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही है। ये इतना महंगा फ़ोन है, अगर मेरे से ये टूट गया या खो गया। महक के बात को प्यार से ही बीच में काट देता है मृत्युंजय। तो क्या हो जाएगा, एक फ़ोन ही तो है, और अगर ये फ़ोन महंगा है तो तुम्हारा पति भी इस शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक है। ये जाएगा तो दूसरा फ़ोन आ जाएगा। मेरे पति अमीर है लेकिन मैं तो गरीब हूँ ना। मैं प्लीज़ अपने लिए दूसरा फ़ोन ले लूँगी जो मेरे स्टेटस को मैच करता हो। अरे यार अभी सो जा, मनाली उतर के अपने स्टेटस का फ़ोन ले लेना। गुड नाइट। ये बोलकर मृत्युंजय अपने फेस पे हॉट टॉवल रख के सो जाता है। करीब 1 घंटे बाद फ्लाइट में महक और मृत्युंजय दोनों सो रहे होते हैं। तभी मृत्युंजय की आंख खुलती है और वो देखता है कि महक को ठंड लग रही है। यूँ उसी टाइम फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाकर महक के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है। जैसे ही महक कोजी फील करती है फिर नींद में मृत्युंजय को पकड़ लेती है। महक और मृत्युंजय दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मृत्युंजय अपने चेहरे पर सोती हुई महक की सांसें महसूस कर रहा होता है। कुछ देर तक तो मृत्युंजय उसके होठों को देखता रहता है, फिर वो धीरे से आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वहाँ महक और मृत्युंजय का हनीमून शुरू हो चुका था और यहाँ घर पे चाची जी परेशान घूम रही थी और फ़ोन पे समझा रही थी कि तुम प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ, आई विल ट्रांसफ़र द मनी, पैनिक मत करो। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आती है और ये आवाज़ थी मिताली शाह की। वही रचना जी के साथ मिलकर महक और मृत्युंजय के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मिताली बोली, बात पैसे की नहीं है। मिताली शाह का कैरियर मृत्युंजय सारंग ने बर्बाद कर दिया, मेरी ज्वेलरी ब्रांड बंद करा दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपकी बातों में नहीं आना चाहिए था। रचना जी ने उसे समझाया, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूँगी। मिताली गुस्से में बोली, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे ऑफिस में मीडिया बुला के तमाशा करने के लिए वो मेरी ज़िंदगी तबाह कर सकता, तो ज़रा सोचिए जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी चाची है उसके खिलाफ साजिश कर रही थी, तो अपने गुस्से में वो आपका क्या हाल करें। अगर मैं बर्बाद हुई तो आप भी नहीं बचेंगे। ये कहकर मिताली ने फ़ोन काट दिया। मिताली की बात सुन के रचना जी कुछ देर तो खौफ में रहे, वही मूर्ति की तरह खड़ी रही, पर फिर उन्होंने किसी को फ़ोन लगाया और बोला, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, महक वापस इस घर में नहीं आनी चाहिए, उसके लिए अगर तुम्हें उसकी जान भी लेनी पड़े तो ले लेना। महक की तरफ रचना की नफरत पल पल बढ़ रही थी। शायद कोई बड़ा खतरा आने वाला था महक पे, लेकिन इस परिवार से बहुत दूर एक बेचारी लड़की अकेली कहीं बंदी बनी हुई थी। कुछ लोग एक कमरे में बैठे थे, कमरे में ज़्यादा लाइट नहीं थी, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी एक आदमी आया और वहाँ बैठे बाकी लोगों से बोला, साली बहुत जिद्दी है, इतनी कोशिश कर ली लेकिन मुंह खोलने को राजी ही नहीं है। उन सभी आदमियों के सामने बैठ के एक शख्स ने ये बात सुन के हंसना चालू किया और बोला, कोई नहीं, खून ही ऐसा है, उसका भाई पे गई है, लेकिन एक दिन तो भूख के सामने अकड़ टूट ही जाएगी बेचारी की। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? आगे की कहानी सुनने के लिए मुझे कमेंट कीजिए और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही हमें प्यार भरा सपोर्ट कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।